और ये फर्म के लिए क्यों करना इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है किसी फर्म के लिए, क्यों वो लोग कैपिटल बजटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आया था, तो प्लीज़ इसे अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए इसका मीनिंग स्टार्ट करते हैं कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है। पहली तो कैपिटल जहाँ पे वर्ड आ गया ना, तो लॉन्ग टर्म के सारे फंड्स दिमाग में ले आओ, ठीक है, शॉर्ट टर्म का सब भूल जाओ। तो यहाँ पे दो वर्ड से मिलके एक वर्ड बना है कैपिटल बजटिंग, जिसमें पहला वर्ड है कैपिटल एंड सेकंड वन इज द बजटिंग। तो कैपिटल क्या होती है, जितने भी फंड कंपनी के पास पड़े हुए हैं वही कैपिटल होती है ना, कि आपकी जो इक्विटी है ना, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और या फिर आपने जितने भी इकट्ठे किए हुए हैं रिजर्व वगैरह कितने पड़े हैं आपके पास, आपके अपने पैसे कितने पड़े हैं, है ना, फंड पड़े हैं आपके पास कंपनी के पास, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। दूसरा है बजटिंग। तो जो बजटिंग होता है कि प्लानिंग करना कि जो फंड पड़े हैं अब उनकी इन्वेस्टमेंट कैसे हो। बजट आता है ना, क्या होता है, जो सरकार के पास पैसे पड़े हैं वो उसे कहाँ कहाँ लगाएगी, है ना। तो उसी तरीके से कैपिटल बजटिंग क्या होता है, ये फर्म का एक डिसीजन होता है कि जो उसके पास पैसे पड़े हैं वो अपने करंट जो फंड्स उसके पास अभी मौजूद हैं उसको वो किस तरीके से इन्वेस्ट करेगी। क्या वो उसकी नई फैक्ट्री लेगी, या फिर क्या नया कोई फिक्स्ड एसेट बनाएगी। लॉन्ग टर्म क्या प्रोजेक्ट सोच रही है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिक्स्ड एसेट ही क्रिएट होते हैं ना, है ना। तो फिक्स्ड एसेट अगर वो बना रही है तो वो फिर यही सोचेगी कि मैं कोई एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट बना रही हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी के शेयर्स में करूं, या अपनी फैक्ट्री नई लगाऊं, या कोई नया प्लांट खरीदूं, कोई नई मशीनरी खरीदूं, है ना। तो कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स फर्म्स डिसीजन टू इन्वेस्ट इट्स करंट फंड्स इन अ प्रोजेक्ट। तो कैपिटल बजटिंग जो है वो क्या इन्वॉल्व करती है कि फर्म का डिसीजन लेना कि वो अपने जो अभी के फंड हैं उनको लॉन्ग टर्म में कौन से प्रोजेक्ट में डालना चाहेगी, जिससे उनकी कॉस्ट सबसे कम रहे, लेकिन जो उस प्रोजेक्ट में जहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया है वहाँ से पैसा ज़्यादा मिले। अब तुम्हें मैं 10 रुपये देती हूँ, तुम कौन से बैंक में उसे इन्वेस्ट करोगे, है ना, कौन से बैंक की एफडी लोगे। अगर मान लो कि मैंने तुम्हें पैसे दिए, मैं तुमसे 5 रुपये ब्याज ले रही हूँ, तो है ना, SBI बैंक तुम्हें ब्याज दे रहा 8 रुपये, उसमें डालोगे, या फिर कोई और बैंक ले लो जैसे कि एक्सिस बैंक है, वो तुम्हें 10 रुपये ब्याज दे रहा है, उसमें डालोगे, उसी में डालोगे ना, जिससे मेरी कॉस्ट निकाल के तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो वही हिसाब है कि कॉस्ट को सबसे कम रखते हुए कहाँ पे हमें रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलेंगे, एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढना और फिर उसमें अपने करंट वाले फंड्स को इन्वेस्ट कर देना। इसके काफ़ी सारे मेथड है कैपिटल बजटिंग के, जैसे कि पे बैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड एंड द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इन सबको हम करेंगे, ठीक है, अभी नेक्स्ट करेंगे हम। तो कैपिटल बजटिंग कैन बी डिफाइंड एज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय विच फर्म्स इवेल्युएट द परचेज ऑफ मेजर fixed asset like building, machinery, equipment, the process of analyzing alternative investment, deciding which asset to acquire, है ना। तो एसेट तो वो कोई भी ले सकती है, मशीनरी ले ले, कोई प्लांट ले ले, कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे। तो जितने भी उनके पास ऑप्शन है उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि कौन सी किस में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा और किससे ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने अभी वाले फंड्स को इन्वेस्ट करके। सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल बजटिंग, राइट। तो कैपिटल बजटिंग कोई कंपनी क्यों करेगी, है ना। हर एक कंपनी चाहती है कि मार्केट में उसका शेयर प्राइस अच्छा जाए, उसकी मार्केट में अच्छा उसने होल्ड किया हो शेयर को, है ना। तो फिर क्या कोई कंपनी चाहेगी कि उसके जो शेयर होल्डर है वो घाटा खाएं? नहीं ना। शेयर होल्डर की हर कोई वेल्थ जो है कंपनी वो मैक्सिमाइज़ करना चाहेगी कि अगर कोई मेरी कंपनी के शेयर खरीदे तो वो माला माल हो जाए, ताकि लोग मेरे शेयर खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें, है ना। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर की वेल्थ जो है बढ़ाने के लिए, जैसे कि मान लो कि अभी मेरी कंपनी है, तुम लोगों ने मेरी कंपनी में पैसे लगाए हैं और मैं तुम्हारे 10 दिन तुम्हारे जो 10 रुपये हैं उसको आज ही रात के रात राजू की तरह डबल करके 20 रुपये बना दूँ, तो मैं अच्छी नहीं लगूंगी, मेरी कंपनी लगेगी ना। तो वही बात है कि तुमने पैसे मेरी कंपनी में मुझे 10 रुपये दिए, उस 10 रुपये की मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की जिससे मुझे
और इन्वेस्टमेंट करने के मेरे पास 2 तरीके से, तुमने मुझे 10 रुपये दिए, अब मैं या तो तुम्हारे 10 रुपये की लॉटरी खरीद लूँ, पैसे निकले तो भाई साहब तुम्हारे 5 गुना बढ़ जाएंगे, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम मुझे में इन्वेस्ट करोगे? कभी नहीं करोगे। तो दूसरा मेरे पास ऑप्शन था इन्वेस्टमेंट का ये कि मैं किसी अच्छे से बैंक में डाल दूँ जिससे मुझे इंटरेस्ट मिल जाए और मैं तुम्हें डबल करके दे दूँ। वो ज़्यादा अच्छा था ना, फिर भी सिक्योरिटी थी ना कि 10 रुपये तो वापस देगी ही ना ये। तो मेरे पास अब 2 इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन थे, तो मैंने अपने दिमाग से मतलब सोचा ना कि अच्छा अच्छे वाली इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे पैसे भी ना डूबे और जिससे पैसे लगाने के बाद ज़्यादा और पैसे बने मेरे, है ना, ताकि मेरे ज़्यादा बनेंगे तो तुम लोगों को ज़्यादा दूंगी। तो उसी तरीके से कैपिटल बजटिंग की जाती है, ताकि कंपनी जो है वो ये देख लेती है कि जो पैसे हमने शेयर होल्डर से उठाए हैं उसे कौन सी इन्वेस्टमेंट में डालना है ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो। ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़्यादा शेयर होल्डर को डिविडेंड, और शेयर होल्डर की वेल्थ तो भाई साहब बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए भी कैपिटल बजटिंग की जाती है। लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, तो क्या है ना कि आजकल मतलब कोई 10-50 रुपए की कंपनी तो चलती ही नहीं है, लाखों करोड़ों लगे होते हैं कंपनी में, है ना। तो अगर उनको सही ढंग से कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो काफ़ी सारे पैसे डूब जाएंगे, और पैसे डूब गए तो तुम कहाँ से पैसे दोगे भाई, तुम्हारी कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई ना, फेल हो गई। तो जितने अभी तुम्हें कोई थोड़े पैसे तो लगाने हैं, अगर जहाँ पे ज़्यादा पैसे लगाने होते हैं ना वहाँ पे बंदा सोच समझ के फूक फूक के कदम रखता है। तो वही कंपनी है, वो फूक फूक जो है ना उसकी, वही कैपिटल बजटिंग है कि वो कैपिटल बजटिंग करके पूरा अपना रिस्क और कॉस्ट को इवेल्युएट करके एनालाइज करके फिर ही कोई कदम उठाती है, अपने पैसे जो है इन्वेस्ट करती है। अब फेसबुक ने इंडिया में इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उसका क्या दिमाग थोड़ी ख़राब है, या उसे इंडिया से हमदर्दी है? नहीं, उसे प्रॉफिट दिख रहा होगा ना कि आने वाले सालों में बड़े लोग हैं, मतलब इनके यंगस्टर्स, खूब फेसबुक चलेगी, खूब व्हाट्सएप चलेगा, मेरी तो बल्ले बल्ले है यहाँ पे, है ना। तो फिर इसीलिए जब ज़्यादा अपने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, डूबने का मतलब गलती का कोई चांस नहीं आप लेना चाहते, तो वहाँ पे कैपिटल बजटिंग की जाती है। तीसरा है लॉन्ग टर्म पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। क्या है ना, अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है ना वो फिक्स्ड एसेट में की जा रही है, लॉन्ग टर्म के लिए की जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि आपने मतलब आज कोई ना कोई बिल्डिंग खरीद ली और फिर उसे अगले दिन ही बेच देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ टाइम तो पड़ेगा। हो सकता है कि जहाँ पे आपने खरीदी हो वहाँ की सड़क का मतलब वही कम हो जाए, है ना। कई बार होता है कि मतलब वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आने वाला था, मतलब कोई हाईवे बनने वाला था, आपने फटाफट से वो मतलब जगह ले ली कि सरकार को महंगे दाम पे बेचूंगा। सरकार ने प्लान ही चेंज कर लिया कि नहीं हमें हाईवे बनाना ही नहीं है, कि यहाँ से तो कोई गाड़ी नहीं गुजरेगी, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो आपकी जगह तो बेकार होगी ना। अब आपने जो सोचा था मैं प्रॉफिट कमाऊंगा इसे आगे बेच के, वो तो आप नहीं कर पाए। तो जब आपको किसी लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए किसी फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाना होता है ना, तो फिक्स्ड एसेट जो होते हैं वो इसीलिए फिक्स्ड होते हैं कि उन्हें जल्दी से कैश में तब्दील नहीं किया जा सकता। और जब टाइम बढ़ता है ना तो उसकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट होती है, डेप्रिसिएशन भी लगती है, जिस पे खरीदा वही मूल्य वही प्राइस नहीं मिलता दोबारा। तो इसलिए जब हमें पता है कि बहुत अगर एक बार पैसे लगा दिए तो उसमें से निकलवाने ईजी नहीं होंगे, तो भी आप कैपिटल बजटिंग करके लगाओगे कि मैं सही डिसीजन लूँ, सही जगह पैसे लगाऊँ, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि यार अब तो निकाल भी नहीं पा रहा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना। फिर वही उन्होंने आगे 4th पॉइंट बता के तुम्हें बता दिया, इरिवर्सिबल डिसीजन। कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं ना, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए तुम जब कुछ है ना फिक्स्ड एसेट में डाल दिया, या कोई गुडविल खरीद ली तुमने, तो अब उसे ये थोड़ी कहोगे नहीं नहीं मुझे नहीं तेरी गुडविल चाहिए, मेरे पैसे वापस कर, अपनी गुडविल उठा। नहीं कर सकते यार तुम लोग, एकदम से तो बिल्कुल नहीं कुछ होगा। फिक्स्ड एसेट कभी एकदम से लिक्विड नहीं होते, है ना, और अगर होंगे तो बहुत कम प्राइस पे होंगे, घाटा खाओगे। तो जो डिसीज़न आसानी से वापस ना लिए जा सकें, जिनका मतलब एक बार कहते हैं ना कि तीर छोड़ दिया वो वापस ना आ पाए, तो फिर ऐसी तीर को ज़रा ध्यान से छोड़ो यार। ऐसे पैसे लगाने हैं तो ज़रा ध्यान से लो, लगाओ, कैपिटल बजटिंग करके लगाओ। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। आजकल तो लोग वैसे भी प्रपोजल्स में बड़ा देखते हैं कि मेरे पास सबसे अच्छी चीज़ आनी चाहिए, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्स बॉयज़। तो क्या है ना कि सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो प्रपोजल है ना,
उसके लिए भी, ताकि जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट के जितने तरीके हैं ना, उसमें से मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज़ करूं कि मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। क्यों मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न चाहिए? अरे मैंने अपनी कॉस्ट भी तो निकालनी है, शेयर होल्डर्स को पैसे भी तो देने हैं, डिविडेंड भी तो देना, उनकी वेल्थ भी तो मैक्सिमाइज करनी है, कंपनी को भी प्रॉफिट दिलवाना है ना। तो जब आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं, 10 रुपये वाले, 5 रुपये वाले, कि कौन आपको सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा है, तो आप सबके पास ज़्यादा वाले के पास जाओगे ना। तो इन्वेस्टमेंट उसी में करोगे जहाँ से सबसे ज़्यादा रिटर्न हो, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ पे हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले। ठीक है, सो दीज वर द सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू यू गाइज। ओके, अभी हमने पढ़ा था कि कैपिटल बजटिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि वो जो कैपिटल बजटिंग के मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास पे बैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। दो मेथड हैं इस क्वेश्चन में पूछे गए। इसी तरीके से तुमको क्वेश्चन फ्रेम होके आएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है थ्योरेटिकल आए, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, हम दोनों करेंगे। ठीक है, तो लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले ना एक बेस समझना ज़रूरी होता है, तो वो समझो फिलहाल। तो पे बैक पीरियड मेथड, सबसे पहला मेथड जो है कैपिटल बजटिंग का। तो जो पे बैक पीरियड मेथड होता है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल नंबर 1, 2, 3 है ना। अब हम देखेंगे कि हमारे को जब हमने इन्वेस्ट किया ना, तो सबसे पहले हमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। तो जो 1 लाख रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए हैं ना, वो सबसे पहले कौन सा इनमें से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो वापस करेगा? रिटर्न तो सभी देंगे, लेकिन हमने जो एक्सपेंडिचर कर दिया उसको इन्वेस्टमेंट करने में, ठीक है, या फिर जितना हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, प्रिंसिपल मतलब जो 1 लाख रुपीज़ थे जो शुरू शुरू में इन्वेस्ट किए, उसको वापस कौन सा वाला सबसे जल्दी करता है और कितनी देर लगाता है। ठीक है, मान लो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया प्रिंसिपल। अब उसको ये जो ऑप्शन नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट का, ये वापस कर रहा है 5 सालों में। ये 2 वाला जो है ये वापस कर रहा है 6 सालों में। ये जो थर्ड इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है मेरे पास, ये वापस कर रहा है 4 सालों में, है ना। तो इनमें से सबसे पहले कौन मेरे को 1 लाख रुपीज़ वापस कर रहा है? थर्ड वाला ऑप्शन ना, तो मैं उसे चूज़ करूँगी। तो किसी भी अगर हमें देखना है कि कौन सा वाला है जो हमें सबसे पहले जो है हमारा वापस करेगा प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसको निकालने का एक मेथड है जो कि यहाँ पे लिखा है, कैलकुलेट पे बैक पीरियड ऑफ ईच प्रोजेक्ट। जितने आपके पास ऑप्शन है ना, तो उन सभी ऑप्शंस का, जितने हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के ऑप्शन हैं, तो उसका पे बैक पीरियड निकालने का हमारे पास ये मेथड है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट जो कि हमारा लगा था 1 लाख रुपीज़, एंड एनुअल कैश फ्लोज, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे। मान लो कि मुझे, यहाँ पे उन्होंने लिखा ही हुआ है, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,50,000 and yields an annual cash flow of 1,50,000 and payback period for the project will be calculated as follows। हमने कुछ एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की है 4.5 लाख की, ठीक है, जो कि मैंने 1 लाख बताया था ना, वो 4.5 लाख दे रखा है क्वेश्चन में। तो 4.5 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट की है और उसकी सालाना प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4.5 लाख रुपए लगा के मुझे 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए मुझे 1 साल में मिल रहे हैं। शुरू में मुझे 4.5 लाख रुपए लगाने पड़े थे। सॉरी, दिख नहीं रहा तुम्हें? ओके, लेट मी चेक इट आउट। हाँ जी, हुन दिख रहा है? अब दिख रहा है? ठीक है, तो हाँ, इसमें उन्होंने बताया कि कोई हमने प्रोजेक्ट का ऑप्शन था हमारे पास जहाँ पे हमें शुरू में 4.5 लाख रुपए लगाने पड़े और उसे लगाने के बाद हमें सालाना 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हमने कितने पैसे लगाए शुरू शुरू में? 4.5 लाख रुपए, और ऐसे 4.5 लाख रुपए लगा के हमें साल में कितने का प्रॉफिट मिला? 1.5 लाख का। तो शुरू में मैंने 4.5 लाख रुपए लगाए और अब मुझे हर साल 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है 4.5 लाख के ऊपर। तो 4.5 लाख रुपए अगर मुझे रिकवर करने हैं, है ना, 1.5 लाख रुपए मुझे 1 साल में मिल रहे हैं, तो मुझे कितने साल में मेरे जो मैंने पैसे लगाए थे वापस मिल जाएंगे? 4.5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे
3 साल में। तो ये हो गया पे बैक पीरियड इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, समझ आया? एक प्रोजेक्ट था, उसमें 4.5 लाख रुपए लगाए, उससे हमें ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, 1,50,000 का। और अगर 1 साल में 1.5 लाख रुपए हम कमा रहे हैं तो 3 साल, तो कितने सालों में हम 4.5 लाख रुपए अपने पूरे कर लेंगे? 3 सालों में। तो ये था पे बैक पीरियड, कि जो हमने शुरू में पैसा लगाया है, खर्चा किया है, उसको कितने साल में वसूल कर लेंगे? 3 साल में। और जितने मतलब साल लगेंगे, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 4, उस हिसाब से हम उन्हें रैंक करेंगे, उनकी लेंथ के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से। तो जो स्टेप 2 है, अब वो ये बोलता है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट को चूज़ करो जो आपको सबसे पहले आपके पैसे वापस कर दे। जैसे मैंने बताया था ना, एक में मैंने 1 लाख रुपए लगाए, एक 3 साल में मुझे 1 लाख वापस कर रहा है, कोई दूसरे साल में कर रहा है, कोई पहले साल में करके दे रहा है। तो जो पहले साल में करके देगा मैं उसे चूज़ करूँगी। ठीक है, कि मुझे भी है ना कि मैंने 1 लाख रुपए दिए हैं, जो मुझे जल्दी से जल्दी वापस कर दे। ऐसा थोड़ी कि लेके भाई साहब 10-10 साल आ ही नहीं रहे, ऐसे आप इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे ना। वही हिसाब है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। कि पहली बात तो ये कि ये जो मेथड है काफ़ी सिंपल है। पहले हमने देखा कि कौन सा मतलब कितने साल में पैसे वापस मिलते हैं, और उनमें से जहाँ पे सबसे ज़्यादा जल्दी मिलने रहे पैसे वापस मिल रहे हैं वो हमने चूज़ कर लिया। सो क्वाइट सिंपल। दूसरा है कि ये ज़्यादा ज़ोर देता है कि कहाँ से पैसे जल्दी मैं रिसीव कर लूँ, जहाँ से मुझे पैसे जो मैंने जमा किए थे या लगाए थे वो मुझे वापस जल्दी मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो मार्केट है वो बहुत जल्दी बदल रही हो, मेरे पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाए। तीसरा, ये जो मेथड है वहाँ पे यूज़फुल है जहाँ पे टेक्निकल ऑब्सोलिसेंस होती है। ठीक है, ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी हो जाती है यहाँ पे, कि टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट चेंज हो रही है। आज जैसे आईफोन निकला, उसकी वैल्यू 1,50,000 थी, कल कोई नया मार्केट में आ गया तो उसकी वैल्यू गिर के 1 लाख हो जाएगी। तो हम जल्दी से जल्दी पैसे इसीलिए वापस चाहते हैं ताकि हमें अपने पैसे का नुकसान भी ना हो, क्योंकि मार्केट में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। ये वहाँ पे यूज़ होती है ये अप्रोच पे बैक पीरियड की। मेथड कॉस्ट एफिशिएंट है, जैसे कि सिंपल है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता एनालिस्ट को, है ना, और पैसे भी फिर ज़्यादा क्यों लेगा। और दूसरी बात, ज़्यादा रिस्की, मतलब ये हमें जल्दी आइडेंटिफाई कर देता है कि ज़्यादा रिस्की कौन सा है, लेस रिस्की कौन सा है। अब टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तुम उसके पास पैसे छोड़ोगे जो तुम्हें देर बाद दे? नहीं ना, उसके पास दोगे जो जल्दी वापस कर दे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ज़्यादा रिस्की कौन सा काम है और कौन सा लेस रिस्की है। लेकिन हर एक की तरह इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। कैसे? जैसे कि ये वाला जो मेथड है ये प्रॉफिट को तो लेता ही नहीं, कि इन्होंने तो कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं दिया ना। ये भी देखो ना कि जो मतलब तुम्हें ये इसने तुम्हें पहले साल में पैसे वापस कर दिए, दूसरे वाला तुम्हें 4 साल में करता, दूसरा ऑप्शन। लेकिन अगर ये तुम्हें 1.5 लाख रुपए दे रहा था कमा के, हो सकता है वो तुम्हें 50 लाख रुपए कमा के दे देता 1 साल में। तो तुमने ये तो देखा नहीं ना प्रॉफिट किससे ज़्यादा हुआ। तुमने तो ये देखा मैंने जो पैसे लगाए हैं वो मुझे जल्दी जल्दी वापस मिल जाए, है ना। तो तुमने ये देखा कि कौन सा बैंक मेरा पैसा वापस जल्दी वापस करेगा, ये नहीं देखा कि जो SBI है वो मुझे 10 रुपये ब्याज दे रहा है, मैंने तो उस बैंक में पैसे लगा दिए जो मुझे कल ही पैसे वापस कर देगा, लेकिन ब्याज सिर्फ 2 रुपये दे रहा है। तो तुमने ब्याज पे तो देखा ही नहीं ना, प्रॉफिट तो तुमने कंसीडर ही नहीं किया। दूसरा कि ये जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब जब हमारे मम्मी डैडी का टाइम था ना, तो तब यार 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे, और हमारे टाइम में 100 रुपये में बहुत कम आता है उनके कंपैरेटिव। जब मैं छोटी थी ना, 2 रुपये का समोसा बोल रही हूँ, हिंदी भाषा ना, तो 2 रुपये का समोसा आता था तब, जब मैं स्कूल में थी। और अब देखो समोसे का रेट 10 रुपये, देख लो 8 रुपये बढ़ गया। तो वही है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, की पैसा तो उतना ही है ना, लेकिन पैसे की वैल्यू जो है वो गिर रही है टाइम के साथ। हो सकता है जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े हो वही समोसा 25 रुपये का बिके, वैसे भगवान ऐसा कभी ना हो है ना, लेकिन हो सकता है क्योंकि पैसे की वैल्यू दिन ब दिन गिर रही है और ये मेथड पैसे की वैल्यू को कंसीडर नहीं करता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू फिक्स स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड। अब तुमने कहा जल्दी से जल्दी पैसे वापस मिल जाएं, ठीक है भाई, तुम्हें कल ही पैसे वापस कर देते हैं, कुछ भी ना लो प्रॉफिट में,
है ना। तो तुमने कोई स्टैंडर्ड थोड़ी फिक्स कर रखा है कि चलो ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं देने दूर पैसे, लेकिन 6 महीने से पहले भी ना मिले, ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। तुम देख रहे हो बस जल्दी से जल्दी पैसा मेरा रिकवर हो जाए जो मैंने लगाया है। मतलब एक डर वाली अप्रोच है कि जल्दी पैसे मिल जाए, कहीं डूब ना जाए, है ना, टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण या किसी और चीज़ के कारण। प्रॉफिट तो आप देख ही नहीं रहे हो। द मैथड स्ट्रेस अपॉन द रिकवरी ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट रादर देन प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी। वही ना, प्रॉफिट देख ही नहीं रहे आप, बस उसमें जितने इन्वेस्ट हुए हैं वही रिकवर करने की कोशिश में हो। ठीक है। तो ये था आपका पे बैक पीरियड मेथड। ओके। तो जो सेकंड वाला है वो है पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड।